चलो जी देखिए, इधर आइए सभी, इधर आएंगे भाई सभी बच्चे, और बहुत ध्यान से चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। प्यारे बच्चों, मैंने अभी तक की क्लास में आपको दो ही लॉ पढ़ाई हैं। सबसे पहली लॉ जिसका नाम था बॉयल्स लॉ, दूसरी लॉ जिसका नाम था चार्ल्स लॉ। बॉयल्स में मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया था और चार्ल्स में मैंने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया था। तो बताइए अब क्या करने वाले होंगे। गे-लुसेक लॉ के अंदर हम लोग क्या काम पढ़ते हैं, हम लोग बहुत सिंपल सी एक बात पढ़ाते हैं आप लोगों को। बताइए, मैंने पी इक्वल टू एनआरटी अगर लिख दिया और मैं जानता हूँ इन लॉ के लिए नंबर ऑफ मोल्स को मैं क्या रख कर चलता हूँ, कांस्टेंट। आर पहले से ही कांस्टेंट है। मैं एक बार प्रेशर और एक बार टेम्परेचर दोनों को कांस्टेंट कर चुका हूँ। तो इस बार हम लोग किसको कांस्टेंट करने वाले हैं, वॉल्यूम को। इसका मतलब वॉल्यूम को अगर मैं कांस्टेंट कर देता हूँ देन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तापमान। मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ P इक्वल टू KT। मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ P/T विच इज इक्वल टू K। अब ये क्योंकि ज्ञान पुराना है, क्योंकि पिछली क्लासेस पर डिपेंड है, तो सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे सर ने इसको P1/T1 इट इज़ इक्वल टू P2/T2 लिख दिया है। क्लियर है भाई सभी बच्चों को। चलो सर ऐसा मानकर चलते हैं कि आपको क्लियर है। सर किसी ने पूछा ये कांस्टेंट किन बातों पर डिपेंड करता है। कांस्टेंट हमेशा उन्हीं बातों पर डिपेंड करता है जिन पर रिएक्शन कांस्टेंट होती है। इसका मतलब रिएक्शन के अंदर क्या क्या कांस्टेंट थे सर, एक तो मोल कांस्टेंट थे, और जीवन में याद रखना मोल कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर नेचर पर भी ये चीज़ें क्या करेंगी, डिपेंड। मैं बार बार यही एग्जांपल देता हूँ कि एक मोल वाटर और एक मोल शहद, माना क्वांटिटी वाइज डिफरेंट सेम है, लेकिन नेचर वाइज दोनों क्या है बेटा जी, डिफरेंट है। और के एक फैक्टर और है जिस पर डिपेंड करेगा, उसका नाम क्या होगा बच्चों बताओ, दैट इज वॉल्यूम। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने वॉल्यूम को भी क्या लिया हुआ है, कांस्टेंट लिया हुआ है। क्या लॉ समझ में आ गई बेटा। गे-लुसेक लॉ क्या कहती होगी, गे-लुसेक लॉ ये कहती है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट गिवन मोल, यानी कि मोल इज ऑल्सो कांस्टेंट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। आगे बात समझ में। चलिए अब ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई हो तो एक ग्राफ पढ़ लेते हैं। मैंने बोला प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो आपको समझ में आ रहा होगा ये ग्राफ y इक्वल टू mx प्लस c का बनेगा और ग्राफ स्ट्रेट लाइन टाइप का होगा। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर वॉल्यूम V1 है, यहाँ पर वॉल्यूम V2 है, इनमें से कौन सा वॉल्यूम बड़ा होगा। तो सर ने एक ट्रिक बता रखी है। ट्रिक क्या कहती है बेटा बता। सर ट्रिक आपकी बड़ी ही सिंपल है, एक ही बारी में डेटा ख़त्म करने वाली है, और वो ट्रिक कुछ ऐसी है। याद आ रहा है भाई सभी को। मैंने बोला था इसके पैरेलल एक लाइन खींच लो, और लाइन खींचने के बाद देखो कि यहाँ पर जो ये वॉल्यूम है, जो भी वॉल्यूम है उसका प्रेशर ज़्यादा है या नहीं ज़्यादा। और पी वी इक्वल टू एनआरटी अगर मैं देखूँ, जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा और वॉल्यूम पूछा हुआ है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, कम होगा कि नहीं होगा बताओ। अरे भैया प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, इन्वर्सली। इसका मतलब इन केस किसी भी ग्राफ का प्रेशर ज़्यादा आ रहा है और वॉल्यूम पूछ ले उसका, तो ऑब्वियसली क्या वैल्यू होगी, कम होगी। इसका मतलब ये थोड़ी कि V1 बड़ा है तो V1 का वॉल्यूम भी बड़ा होगा, नहीं। आगे बात समझ में। तो लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए ध्रुव, क्या होना चाहिए, सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो सर मानकर चल लेते हैं कि आप लोगों को बातें समझ में आ गई है। अगला सवाल देखिए, PT इक्वल टू T के बीच में कर्व बना रहा है। आप एक बहुत ध्यान से देख बेटा, कुछ बनने की कोशिश करें भाई। आप मुझे बताइए, आप लोगों ने क्या ये पढ़ा है कि प्रेशर और टेम्परेचर में कुछ रिलेशन ऐसा है। मुझे चाहिए यहाँ PT, तो एक काम करता हूँ यहाँ T से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ भी T से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जरा याद करो, क्या ये इक्वेशन आपको y इक्वल टू K एक्स स्क्वायर की दिखाई नहीं दे रही भाई। एक्स एक्सिस पर कौन है, T है, तो x पर मैंने किसको ले लिया, T पर ले लिया। तो क्या यही इक्वेशन आप लोगों के पास पैराबोला की नहीं थी, और पैराबोला में भी एक्स एक्सिस के y एक्सिस के अलाउंग चलने वाला पैराबोला है, ठीक है ना। तो ये बातें हमारी क्लास के बच्चों को समझ में आनी चाहिए। ध्रुव ऐसा होता है, y इक्वल टू KX स्क्वायर का मतलब पैराबोलिक इक्वेशन ऐसा बन रहा है, तो आप इसको ऐसा जो है दिखाएंगे। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को, नहीं होना चाहिए। चलो इसके बाद देखिए जरा ध्यान से, अगर ये बात तुम्हें सही नज़र आ रही है, अगर ये बात तुम्हें सटीक नज़र आ रही है, तो ज़रा इस पर देखें हम लोग। किसी ने पूछा log P वर्सेस log T के बीच में कर्व बनाओ, तो आपने बोला देखो प्रेशर बराबर KT आप लोगों ने पढ़ा है, और अगर मैं दोनों तरफ log ले लेता हूँ तो log P और log A इंटू B का क्या फॉर्मूला होता है सर, ये log A प्लस log B का एक फॉर्मूला होता है, हाँ या ना। आप बताइए क्या ये y इज इक्वल टू mx प्लस c आ रहा है या नहीं आ रहा। इसका मतलब इसका इंटरसेप्ट होता है स्टार्टिंग पॉइंट, जीरो नहीं होगा। जब इंटरसेप्ट जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि ग्राफ जीरो से शुरू नहीं होगा, यहाँ से ग्राफ शुरू होगा। आगे बात समझ में।
इसका स्लोप क्या है बेटा, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये भी समझ में आ रहा है कि नेगेटिव स्लोप में नहीं आएगा, किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो क्लास के सभी बच्चा लोगों को ये बेसिक सा डेटा समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर मेरे भाई? बहुत जल्दी से लाइट की स्पीड से इसको नोट कर लो, टाइम नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट इधर आइए भाई सभी, बहुत ध्यान से जरा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। इधर आइए सभी, यहाँ पर एक लॉ और है जिसका नाम क्या है बेटा जी, एवोगैड्रो लॉ। और ये बड़ी ही सिंपल है, ये बड़ी ही सिंपल है। ज़रा इसको फील करने की कोशिश करो भाई सभी, इसको ज़रा फील करने की कोशिश करो, बड़ी सिंपल है। देखो क्या कह रहा है आप लोगों ने यार एक PV इक्वल टू NRT से सारी चीज़ें घुमा के देख ली। तो PV इक्वल टू NRT में आपने मोल को, टेम्परेचर को, प्रेशर को, वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हुए 4 जो है लॉ पढ़ लिया। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। अब सुनो ध्यान से, इसमें क्या काम करते हैं, इसमें हम लोग नंबर ऑफ मोल जो है उसको वेरिएबल मान लेते हैं, और प्रेशर को और टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। आर पहले से ही कांस्टेंट है, इसका मतलब आप भावनाओं को समझ गए हो कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट क्या आएगा क्या। और कोई पूछ ले आप लोगों से, क्या मैं इसी इक्वेशन को ऐसे लिख दूं, V/N इज इक्वल टू K, सही है क्या? ध्रुव बता जरा। अब बता मुझे K किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, K किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। सर ने कोई ट्रिक बताई हुई है क्या? सर जिस पर रिएक्शन कांस्टेंट है, किस किस पर कांस्टेंट है सर, एक तो प्रेशर पे और एक टेम्परेचर पे, हाँ या ना? बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो इन दोनों फैक्टर्स पर क्या डिपेंड करेगा बेटा जी, K डिपेंड करेगा। मोल तो पहले से ही वेरिएबल है, आगे बात समझ में, मोल तो इसमें पहले से ही क्या है, वेरिएबल है। चलिए, क्या ये डेटा समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। चलो आप बताइए, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ इस फॉर्म में, V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2, ठीक है ना? इसका कोई ऐसे सिग्निफिकेंस नहीं है, आप इसको मतलब पढ़ाने को कितना भी पढ़ा लो, लेकिन पेपर की ज़रूरत तो नहीं है आज ये, है ना? पेपर की ज़रूरत तो ये नहीं है, बहुत ध्यान से इसको नोट कर लो। अब जरा नेक्स्ट देखते हैं, पहले नोट बाद में करना। एक इक्वेशन जिसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। आप लोगों ने बॉयल्स लॉ में पढ़ा कि वॉल्यूम प्रेशर के इन्वर्सली है, आप लोगों ने पढ़ा वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली है, आप लोगों ने पढ़ा वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के क्या है बेटा जी, डायरेक्टली है, जब हम लोग एवोगैड्रो लॉ पढ़ते हैं। और इन तीनों बातों को उठाकर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N/T एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P को इधर ले जाऊंगा, कांस्टेंट हटाऊंगा तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा, R लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, R। इसका मतलब यहाँ से एक और इक्वेशन मेरे पास जनरेट होती है, P इक्वल टू NRT। क्या जनरेट हो जाती है, P इक्वल टू NRT। बहुत जल्दी से छापो यार, बहुत जल्दी से छापो। चलो भाई इधर आ जाओ, बहुत हो गया बेसिक बहुत खेल लिया आप लोगों ने बेसिक। इधर आ जाओ, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करो भाई। इधर देखेंगे सभी, बोर्ड पर देखेंगे भाई सभी। और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भैया, तुम्हें ना ऑनलाइन वाली क्लासेस बंद करनी पड़ेंगी मुझे, ठीक है? क्योंकि आप लोग इस तरीके से तो ऑफलाइन आना बंद कर दोगे, ये अच्छी बातें नहीं है। ऑनलाइन का मतलब है कि कोई मतलब परिस्थिति ऐसी आ गई कि हाँ भाई घर पे बैठ के पढ़ना पड़ रहा है, तब ऐसे थोड़ी है कि मतलब आज तो सर उठने का मन नहीं कर रहा है, स्कूल से लेट हो गए हैं सर, चलो ऑनलाइन ले लो, ऐसा नहीं भाई, ठीक है ना? ऐसे तो सिमेट्री आप लोगों की ख़राब हो जाएगी दिमाग की। चलो इधर आओ, नेक्स्ट देखना कितना सिंपल और अजब गजब सवाल आप लोगों को दे रखा है मैंने। मैं बोल रहा हूँ फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस टेकन व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज 82.1 ml एंड d/dt, और इसका डिफ्रेंशिएशन है किसके साथ, PT के साथ, एट 300 Kelvin इज 300। assume that the volume and the number of moles are constant for an ideal gas। चलो भाई सोचो, आप कहो तो आप लोगों को थोड़ा सा समय दे देता हूँ इसमें, सोचिए। एक्चुअल में ये ग्राफ कौन सा होगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये ग्राफ होगा PT/T के बीच में, है ना? ऑल तो आप लोग जानते हो कि ये ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला होगा, है ना? चलो सोचो बेटा, बहुत ध्यान से सोचो। आप एक मुझे आंसर बताएगा अगले 2-3 मिनट के अंदर इस सवाल का। चल जल्दी से लग जा बेटा, शुरू करो। समझ में आ रहा है क्या सवाल?
चलिए भाई, आंसर नहीं आ रहा, आंसर नहीं आया मतलब आप लोग चीज़ों को नहीं परफॉर्म कर पा रहे। भाई बता रहा है, अभी क्या करा दूं आंसर, बोलो। अनाया, अनाया पता नहीं, सिंगल में ही आना चाहिए। 0 और सोच, और करीब है तू जीरो के, मतलब आंसर के करीब है। जीरो के कभी करीब नहीं, आंसर के करीब है। बता, सोचो क्या आंसर आएगा, कुछ तो बोलो। चलो मैं करा देता हूँ, बहुत ध्यान से देखिए भाई, आराम आराम से देखो, तो दिमाग को कर लो ठंडा। सबसे पहली बात आपसे छोटी सी एक बात मैं पूछ रहा हूँ, क्या आप लोग ये जानते हो कि कोई टर्म ऐसी है जिसका नाम पी पी टी इज इक्वस टू के टी स्क्वायर? ये पढ़ा है आप लोगों ने, ये पढ़ा है भाई? ये वाली टर्म अगर यहाँ पर सामने तो ये दिखाई दे रहा होगा। आपसे मैं एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ कि क्या मैं इसको y मान लूँ और इसको मैं k ही रहने दूँ? क्यों भाई? और इसको मैं एक्स स्क्वायर मान लेता हूँ, आप कहो तो क्या मैं इसका ऐसे कर दूंगा dy बाय dt, बोलो, या dy बाई dx? और ये yt करने की ज़रूरत क्या है यार? मुझे एक बात बताओ आप लोग, क्या आपने p विजिकल टू nrt पढ़ा है? और उस nrt के हिसाब से इस k की वैल्यू क्या हो सकती है भाई? इसको अगर मैं देखूँ, ये प्रेशर और टेम्परेचर कर्व ही तो है, तो ये इसका मतलब k बराबर क्या हो जाएगा, nr बाय v, यही तो रहा होगा। नहीं ये बात समझ में भाई? एट द लास्ट जो ये टर्म आई होगी, बनी होगी, वो यही तो बनी होगी। नहीं तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, इसमें और इसमें अगर मैं देखूं मैं, तो इस k की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, और ऐसा करने से मैं इसको लिख रहा हूँ डी पी टी बाय डी टी, और k तो कोई भी एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को तो बाहर ही ले लेते हैं, एन आर बाई वी। और इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2x, यही होता होगा ना? तो इसका मतलब यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ t। ये बात सही है? ये जो पूरी बातें हैं, ये पूरी बात दे रखी है बच्चा 300। देखो कंफ्यूज मत हो, है ना, आराम आराम से चीज़ों को समझो। ये वाला जो वॉल्यूम है ये कितना दे रखा है, जरा चेक करके बता। ये दे रखा है 82.1, सही है? अच्छा, इसके बाद कुछ और भी दे रखा है, आप लोगों को मोल निकालने होंगे आई थिंक, है ना? आर की वैल्यू मुझे पता होती है 0.0821, समझ में आ रहा है ना ये वैल्यू क्यों दी है ऐसी? चलो अच्छा, टेम्परेचर भी गिवन होगा यहाँ पर, कितना गिवन होगा, 300 केल्विन, तो ये बराबर 300 रखना, आंसर आ जाएगा। चलो करके देखते हैं। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल n ले लेता हूँ, सही है, बोलो। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय, जरा इसके बारे में, ये ml में दे रखा है यार, ये किस में दे रखा है, ml में। और अगर मैं इसको लीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कैसे करना पड़ेगा, ऊपर मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फील कर पाए ये बात या नहीं कर पाए? और ये वाली बात कितनी हो जाएगी, 0.0821, और भाई इसको मुझे डिवाइड करना होगा किससे, 82.1 से। टेम्परेचर कितना है, 300, थोड़ा कैलकुलेटिव हो रहा है लेकिन समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो इस 300 से ये 300 कैंसिल हो गया, डायरेक्ट हो गया ना। अब ये रह गई पिक्चर यार, अब ये पिक्चर रह गई, बहुत ध्यान से सुन लो, आएगा आएगा आएगा, घबराओ मत, रुक तो जाओ, मुझे बात बताओ, सुन लो। ये 3 पॉइंट मुझे नज़र आ रहे हैं, और इस 3 पॉइंट को उठा के मैं इधर कर दूं तो ये और ये और ये सारा कट रहा है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल अगर मुझे निकालने होंगे, नंबर ऑफ मोल अगर मुझे, नहीं कटेगा नहीं, पूरा कट रहा है, कितने पे आ रहा है, 2, कितनी वैल्यू बची है? ओके, आप इस वाली टर्म को तो भूल गए, तो मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि ये पिक्चर कितनी बच गई बेटा, ये पिक्चर बच गई, ये ऐसे रह गया, है ना? तो नंबर ऑफ मोल कितना आ जाएगा बेटा, 1/2 आ जाएगा। क्या सेंस समझ में आई या नहीं आई? थोड़ा कैलकुलेटिव हमें लगा, लेकिन है नहीं कैलकुलेटिव। सीधा क्या करना चाहिए था, सीधा आप लोगों को इसको y मान के इसको k एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लिख देना चाहिए था, या जैसे मैंने किया है ऐसे भी आप लोग इसको कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का कर लोगे? अच्छा सवालों में काउंट होगा। अगला सवाल तो और भी अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। सवाल कहता है प्यारे बच्चों, किसी कांस्टेंट प्रेशर पर, और प्रेशर गिवन है इतने एटीएम, लॉग के और लॉग टी ग्राफ आर प्लॉटेड, ये लॉग के नहीं होना चाहिए, लॉग वी होना चाहिए, फॉर 3 सैंपल्स ऑफ एन आइडियल गैस एज शोन इन द फिगर, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स टेकन इन द सैंपल 1 2 3। आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं
जो यहाँ पर ग्राफ गिवन है, प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से सुनो। एक बात बताओ, v और t के बीच में कर्व है, मतलब भावनाओं को समझ जाओगे कि v इजकल टू के टी के बारे में बात हो रही है। मैं चाहूँ तो क्या इसको ऐसा लिख दूंगा, log v इट इज इक्व टू log k, क्योंकि log a इंटू बी का फॉर्मूला होता है log a प्लस log b, सही है। इसको देखते हुए एक बात समझ में आती है कि ये y है और ये क्या है बेटा जी, mx है, और ये पिक्चर c है, मतलब इंटरसेप्ट क्या है बेटा, log c, और मुझे इंटरसेप्ट ही तो गिवन है, नहीं है बात समझ में। आप छोटी सी एक बात बता दीजिए मुझे, इस k का सेंस क्या है। इस k का सेंस क्या इतना ही है कि pv इक्वल टू nRT होता है, सुना है, यही सुना होगा ना आप लोगों ने। और मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर को छोड़ दूं क्योंकि इसके बीच में कर्व है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ NR/V बराबर K, क्योंकि इसको नीचे ले जाओगे तो देखो ये सारा कांस्टेंट इसी को रिजेंबल करेगा। तो इसका मतलब यहाँ से मैं एक चीज़ और ऑब्जर्व कर गया, क्या, मुझे यहाँ पर जो वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम कुछ दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, इट इज़ नॉट वॉल्यूम यार, इट इज़ प्रेशर। देखो दोबारा फील कर लो, यहाँ से मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, V इज इक्व टू NR/P मल्टीप्लाई बाई T, सही है। ये देखो और यहाँ देखो, क्या ये K है, और अगर ये K है प्यारे बच्चों तो इसका मतलब K बराबर NR/P, और ये प्रेशर कितना दे रखा है 0.0821, और ये R की वैल्यू भी कितनी होती है 0.0821, मतलब ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए। अब बचा कौन, बचा यहाँ पर n, यानी कि नंबर ऑफ मोल के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ये, हाँ या ना। अब मुझे एक बात बताइए, ये k का मतलब log k बराबर मतलब यहाँ पर log n हो गया ना। अब सीधा सीधा भाई क्या बचा, n ही तो बचा। log n बराबर किसके बराबर हो गया बेटा जी, इसमें आ जाओ, ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 3 में। ग्राफ नंबर 1 में मैंने देखा इट इज इक्व टू 0.4771। आप बताइए क्या log 3 की वैल्यू नहीं होती, क्या ये वैल्यू log 3 की वैल्यू नहीं होती। log 3 बराबर कितना होगा बताओ, यही वैल्यू तो होगी। तो मोल आ गया ऊपर वाले ग्राफ का। नीचे वाले ग्राफ में देखो, क्या ये 0 आ रही है वैल्यू, और log n बराबर 0 कैसे आ सकता है सर, जब यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए। इसका मतलब इस केस में नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, हाँ या ना। अब log माइनस 0.30 है जी, 0.30 है, इसका मतलब मुझे log n बराबर माइनस 0.30 लाना है। इसका मतलब मुझे n की वैल्यू को क्या लिख देना चाहिए, log 1/2 लिख देना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ log 1/2 का मतलब होता है log 1 माइनस log 2। log 2 की वैल्यू 0.30 होती है, log 1 0 होता है, तो माइनस 0.3। क्या गेम समझ में आया नहीं आया, तो ये वैल्यू 1/2। तो टोटल मोल कोई पूछता है तो 3 + 1 + 0.5। नहीं आया सवाल समझ में, प्यारे बच्चों इस टाइप के सवाल में घबराना नहीं होता। कभी भी ग्राफिकल सवाल आ जाए ना, पहले अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लाइए कि हमसे होगा। दो प्रकार के बच्चे होते हैं जिनकी मैथमेटिक्स कमज़ोर होती है, वो ग्राफ को देखते कम परेशान हो जाते हैं, मतलब खासकर बायो वाले बच्चे। तो परेशान होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ग्राफ का सवाल करने की कोशिश करिए, महा बेसिक सवाल होता है। समझ में आया भाई। अनाया, आबिक, मिशिका, पारखी, प्रत्यूष, बता बेटा, एक बार दोबारा बताऊं कहो तो, अगर समस्या आई हो तो इसमें दोबारा भी हम लोग कवर कर सकते हैं, लेकिन है नहीं, बहुत मुश्किल नहीं है। बताइए ज़रा, क्या मेरी वॉइस आ रही है सभी को और डेटा समझ में आ रहा है, बोलो, आ गया। चलिए, तो ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि कैसे मैंने ग्राफ से, कैसे मैंने इंटरसेप्ट को यूज़ करके, कैसे मैंने इस सवाल का आंसर यहाँ पर निकाल लिया है। हो जाएगा। चलिए, तो इतना हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए। नोट करो लाइट की स्पीड से। चलिए जी, नेक्स्ट। बस 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 बस, बहुत ध्यान से देखो, इधर आएंगे सभी। नेक्स्ट देखो, डल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर तो महा सिंपल चीज़ है। इधर आओ, मान लेते हैं इस बैच में एक बच्चा है जिसके टेस्ट में सबसे कम नंबर आए, मान लेते हैं उसका नाम है एक्स। एक्स क्या, नाम देख के ही बता देते हैं कौन है ना, लेकिन मान लेते हैं कि वो एक्स है। अब मान लीजिए मुझे गुस्सा आया, मैंने उसमें 1 लगा दिया, तो जो मेरा इफेक्ट है उसको मैं बोल रहा हूँ प्रेशर 1। तुम लोगों को भी बोल दिया कि जिसके इससे ज़्यादा नंबर है लगाओ इसमें। आई बात समझ में, प्रेशर 2। समझ रहे हो आप लोग। आप मुझे बताइए, मुझे क्या लग रहा है कि जो इसका नेट प्रेशर है दिस इज़ बिकॉज ऑफ मी। नहीं बात समझ में, जो टोटल है इट इज़ बिकॉज ऑफ मी, लेकिन इसको भी ऐसा लग रहा है, इसको भी ऐसा लग रहा है,
ये तो पिटने वाला ही बताएगा कि उस पर टोटल प्रेशर कितना लगा है, हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो इसका मतलब डाल्टन्स लॉ ने यही बोला था कि जो टोटल प्रेशर है ना किसी भी गैसीय सिस्टम का, दैट विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ या ना में जवाब दो। तो जरा अंग्रेजी में पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, टोटल प्रेशर ऑफ ए नॉन रिएक्टिंग gaseous mixture in a constant volume at constant temperature is the sum of partial pressure of each gas present, right? तो वहाँ बेसिक सी चीज़ें, कभी डेफिनेशन जैसी चीज़ें इसमें आने वाली है नहीं, लेकिन इन्होंने क्या क्या बातें लोगों के लिए बताई जो कि इंपॉर्टेंट थी, उस बात को सुनो। अब इसका फुल एक्सप्रेशन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी इच्छा करे तो पी विजिकल टू एनआरटी में जो पी है उसको P1 ले लेना या PA ले लेना, और नंबर ऑफ मोल को क्या ले लेना बेटा, Na ले लेना, बाकी सारा कांस्टेंट रहने देना। टेम्परेचर वॉल्यूम आपने कांस्टेंट कर दिया। तो आप देखेंगे ये यहाँ से तो P1 P2 P3 बनता रहेगा, वहाँ से N1 N2 N3 बनता रहेगा। तो नेट मोल में एडिशन हो रहा है और प्रेशर में एडिशन हो रहा है। आगे बात समझ में? इन शॉर्ट में ये कह सकता हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस मल्टीप्लाई बाय प्रेशर टोटल। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? मान लो दो ही कंपोनेंट है, तो पीबी का फॉर्मूला क्या लिख दूंगा बताओ? मोल फ्रैक्शन इन द गैसियस स्टेट मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। याद रहे ये जो मोल फ्रैक्शन है ना इन गैसियस फेस है, लिक्विड फेस नहीं है भैया। कैसा है? गैसियस फेस। जब क्लास 12th में सोल्यूशन पढ़ाऊंगा तो वहाँ एक स्पेशल केस पढ़ाते हैं, स्पेशल केस में डेटा जो है सिखाया जाता है भाई। यहाँ तक डेटा में कोई दिक्कत वाली बात किसी बच्चे को होगी नहीं भाई, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला आ गए। क्या इन्हीं फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला जनरेट करूँ मैं? देखो मुझे बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए में कैसे लिख सकता हूँ? नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइड बाई टोटल, हाँ या ना। और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे लिख सकता हूँ? नंबर ऑफ मोल ऑफ बी डिवाइड बाई टोटल। सही है क्या? क्या टोटल से टोटल काट दूंगा अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा? तो इसका मतलब आई कैन राइट PA बाई PB विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ बी बाई PT बाई PT तो कैंसिल हो गया होगा। तो इसका मतलब ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? इवन आई कैन राइट दिस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द गैसियस फेस, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द गैसियस फेस। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई किसी बच्चे को। तो आप लोगों का जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है ना प्यारे बच्चों, वो यही है। और मोल फ्रैक्शन का मतलब आप लोग जानते हो कि मोल डिवाइडेड बाय टोटल, गिवन मोल डिवाइड बाय, जैसे मोल ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ सभी। एक सवाल आ गया, इक्वल वेट ऑफ C2H6 एंड H2 आर मिक्सड इन ए एम्प्टी कंटेनर at 25 डिग्री सेल्सियस, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द हाइड्रोजन इज। समझ में आ गया? आपसे पूछ रहे हैं प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ, क्या बोला हुआ है, C2H6। सही लिखा है? C2H6 आंसर बता रहा है मुझे। ओके तो ये बराबर हो जाएगा किसके? ये बराबर हो जाएगा सर, ये बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H6। सही लिखा है मैंने? बोलो भाई। बोला हुआ इक्वल वेट है तो इसका मतलब क्या हो गया? गिवन वेट भी क्या हो गया? कांस्टेंट ही हो गया। आप चाहोगे तो इसको गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इट 2 डिवाइड बाय, ये टर्म कैसे आ जाएगी? गिवन वेट कितना है W मानकर चलो क्योंकि इक्वल है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 12 दूनी 24, 24 6 30, हाँ या ना। तो यहाँ से 30 आ जाएगा। क्या इसका आंसर 15 आएगा? क्या 15/1, हाँ या ना? सही लिखा है मैंने? क्यों रोहन? नहीं? बोलो भाई, क्या सही लिखा है? आप बताओ, हमें क्या पता। क्या निकालना है? नीचे दोनों का प्रेशर, जो ये वाला प्रेशर है, ये वाला प्रेशर जो होगा ये कौन सा प्रेशर होगा? ये टोटल होगा। कैसा होगा? टोटल होगा। और टोटल के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा? टोटल के लिए आप लोगों को, अच्छा तो फिर यहाँ पर एक करेक्शन कर लेते हैं ना। यहाँ पर एक करेक्शन आप लोगों को करनी पड़ेगी भाई। क्या? यहाँ पर एक छोटी सी करेक्शन आप लोगों को करनी पड़ेगी। आप ऊपर वाली इक्वेशन को देखो जरा। क्या मैं ऊपर वाली इक्वेशन से ऐसा लिख सकता हूँ PA बाई PT, हाँ या ना? और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A। और ऐसे ही मैं इसको क्या लिख सकता हूँ?
PB बाय PT, और ये किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई, ये बराबर हो जाएगा जाई B के। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही, बोलो। तो इसका मतलब फिर तो यहाँ पर भी चेंज होंगे। एक बार करके करने की कोशिश करो भाई, इसको फिर से कैलकुलेट करने की कोशिश करो। कह रहे हैं इक्वल वेट ऑफ C2H6 एंड H2 आर मिक्सड इन ए एम्प्टी कंटेनर एट 25 डिग्री सेल्सियस द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर। ये वर्ड क्या यूज कर लिया है, टोटल प्रेशर। अगर कहता ना फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर बता दो तो समझ में आता था, क्या वर्ड यूज कर लिया, टोटल प्रेशर यूज कर लिया। करो भाई जल्दी करके बताओ मुझे आंसर क्या होगा, कितना आंसर आया। तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो आप लोगों को ये बात यहाँ पर सीखनी पड़ेगी, जब भी मैं लिखता हूँ PA बाय PB तो इसका मतलब PA का PB की रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ, ना कि टोटल में। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ NA बाय NB, हाँ या ना। लेकिन सवाल को इन्होंने घुमाया, इन्होंने बोला टोटल प्रेशर की रिस्पेक्ट में बताओ। तो इसका मतलब आप लोग एक चीज़ को समझो, आपने ये पढ़ा है PA बराबर NA बाय, अगर मैं टोटल लिख दूंगा तो यहाँ पर क्या लिख दो, टोटल लिख दो, टोटल मोल। नहीं ये बात समझ में, इसके बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, टोटल मोल लिख देंगे। चलो टोटल मोल की रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ A कैसे निकलेगा, A कौन है बेटा जी, चलो H2 के रिस्पेक्ट में मानते हैं। प्रेशर ऑफ H2 डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ टोटल विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 गिवन वेट डिवाइड बाय 2 और टोटल गिवन वेट डिवाइड बाय 2 प्लस गिवन वेट डिवाइडेड बाय कितना वेट आ जाएगा बेटा, ये 3030। अब जरा करना कैलकुलेशन, यहाँ आ जाएगा W/2, यहाँ आ जाएगा कितना 30, 15, 15 1 16, 16 W/30, 3030। ये आ जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा आई थिंक 16, 15/16, 15, 5 2 ऊपर 3, 15/16, हाँ या ना। ये टर्म समझ में आई या नहीं आई। तो इसके फ्रैक्शन के रूप में ही आंसर इसका जो है आप लोगों को गिवन होगा। चलो ये बात क्लियर हो गई होगी, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे सभी, ये नोट कर लिया क्या, बताइए भाई, क्या ये बेसिक सवाल नोट कर लिया। आप अगले 2 सवाल आप लोग करेंगे, आपको 2-3 मिनट का टाइम दिया जाएगा, प्रॉपर तरीके से इसको करो भाई। नेक्स्ट, अच्छा एक ही सवाल है, चलो एक सवाल है, बहुत जल्दी से इसको कवर कर लीजिए, बहुत जल्दी से इसको कवर कर लीजिए। चल बेटा रोन सॉल्व करो इसको, बाकी बच्चे देखें भाई, इधर इधर कर ले आराम से, कहीं भी कर दे, बाकी स्टूडेंट देखे भाई, देखो सही कर रहा है क्या। भाई सही है। तो ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, कैसे इसने 1+1 को यहाँ पर 1/2 इसकी फॉर्म में जो है लिख दिया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक मुझे लगता है कि डाल्टन लॉ पर बेस्ड जो है सवाल हो गए, हमारे सारी लॉज हो गई। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या होगा, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, जो ऑफलाइन बच्चा है उनके अभी डाउट्स ले लेते हैं, ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट है भैया अपना जो है शीट वगैरह सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, और जो है मिलते हैं अपने अगली क्लास के अंदर।